नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं धर्मा जीएस मास्टर, जहां मिलती है बीपीएससी की बेहतरीन तैयारी। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि लास्ट में मिलेगा 5 लाइन का आंसर फ्रेमवर्क, जिसे आप एग्जाम के समय में बार बार रिवीजन कर सकते हैं और यह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, इसको करंट के सेक्शन में भी पूछा जा सकता है और पॉलिटी के भी सेक्शन में पूछा जा सकता है, अर्थात करंट प्लस पॉलिटी दोनों सेक्शन में मानकर इसे चल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे। एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा के पृष्ठभूमि और संभावनाओं का मूल्यांकन कीजिए। इस संदर्भ में इसके लाभ, चुनौतियां तथा भारतीय संघवाद और लोकतंत्र पर इसके प्रभाव का विश्लेषण प्रस्तुत करें। प्रश्न को हल करने के पहले कुछ शब्द हैं, उसका अर्थ हम लोग समझेंगे, अर्थात समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव, इसका तात्पर्य क्या है? देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब होता है कि पूरे देश में लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ और एक ही समय पे कराना। अब इसका आप अर्थ समझ गए, तो अब हम लोग संघवाद का अर्थ देखेंगे। अब संघवाद को भी दो रूपों में देखेंगे, एक भारतीय संघवाद के रूप में और दूसरा अमेरिकन संघवाद के रूप में। तो सबसे पहले हम लोग संघवाद को देखते हैं। देखिए, संघवाद एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें सत्ता केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित होती है। अब देखिए, इसे दो रूपों में, अर्थात भारतीय संघवाद के रूप में और इसे अमेरिकन संघवाद के रूप में हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा तुलना कर देते हैं आपके नॉलेज के लिए। तो देखिए, भारत का जो संघवाद है वह केंद्र सशक्त संघ है। अब देखिए, केंद्र सशक्त संघ हो सकता है आपको न समझ में आए, तो केंद्र सशक्त संघ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फेडरेशन। अब देखिए, केंद्र सशक्त संघ क्या है? इसमें केंद्र को अधिक अधिकार प्राप्त होता है, जबकि अमेरिका का जो संघवाद है वह राज्य सशक्त संघ है। राज्य सशक्त संघ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फेडरेशन। अर्थात राज्य सशक्त संघ में राज्य की स्वायत्तता ज़्यादा होती है, राज्यों को अधिकार ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा, वहाँ राज्य पहले से स्वतंत्र थे और जब उन्होंने मिलकर एक संघ बनाया, इसी कारण वहाँ पे राज्यों को, मतलब भारतीय संघवाद की अपेक्षा ज़्यादा स्वायत्तता प्राप्त है। अब आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग इसका आंसर देखने का प्रयास करते हैं। बट सबसे पहले मैं इस प्रश्न को थोड़ा और ईजी करूँगा, क्योंकि इस प्रश्न को कहना क्या चाह रहा है बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो इस प्रश्न को यदि मैं एक लाइन में बताऊं कि यह प्रश्न पूछना क्या चाह रहा है, तो देखिए, एक लाइन में यह प्रश्न क्या होगा कि सरकार के एक साथ सभी चुनाव कराने के विचार के फायदे, उसके मुश्किलें और लोकतंत्र के पे जो असर पड़ेगा उसको तर्क सहित समझाना है और लास्ट में निष्कर्ष दे देना है। प्रश्न यही पूछ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम से आप जुड़ जाएं, जहां पर आपको समय समय पर पीडीएफ मिलता रहेगा। तो चलिए अब इसका आंसर का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भूमिका। अब देखिए, लोकतंत्र की सफलता केवल वोट तक सीमित नहीं, बल्कि स्थिर शासन और विकास की निरंतरता में निहित होती है। अब देखिए कैसे। अब एक चीज को आप समझिए, सिर्फ वोट देना लोकतंत्र का शुरुआत है क्या? नहीं। उसकी सच्ची सफलता तब मानी जाती है जब सरकार स्थिर रहे, नीतियां लगातार लागू हो और देश का विकास बिना किसी रुकावट के, अर्थात सुपर फास्ट ट्रेन की तरह आगे बढ़ता रहे। नेक्स्ट, मतलब और क्या लिखेंगे? भारत में बार बार चुनाव के कारण आचार संहिता की बाधाएं, खर्च में वृद्धि और प्रशासनिक रुकावटें सामने आती है। इसी समस्या के समाधान के रूप में एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा सामने आई। अब देखिए, अलग अलग चुनाव होगा तो आप समझ लीजिए खर्च में वृद्धि तो होगा ही, और इससे कहीं ना कहीं प्रशासनिक जटिलताएं भी पैदा होती है। प्रशासन को भी बहुत सारा बोझ उठाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम समस्याओं को हल करने के लिए एक राष्ट्र और एक चुनाव की अवधारणा, अर्थात इसे यथार्थ में लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। अब फिर नेक्स्ट पैरा चेंज करके लिखेंगे कि 1952 से 1967 तक भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता के चलते यह क्रम टूट गया। अब देखिए, क्यों टूट गया, आप इसको ऐसे समझिए। अब देखिए, क्या हुआ कि जब
सबसे पहले जब 1952 के बाद देखेंगे, 1952 से 67 तक आप देखेंगे चुनाव एक साथ होता था, लेकिन फिर क्यों इसका क्रम टूट गया? तो कुछ राज्यों में आप देखेंगे सरकारें जो हो समय से पहले गिर गई। अब जब समय से पहले गिर गई तो वहाँ क्या होगा? वहाँ चुनाव तो होगा ना, तो वहाँ जल्दी चुनाव करा दिएंगे। इससे क्या हुआ? इससे चुनाव का जो समान समय था केंद्र और राज्य का, उसका ना क्रम बिगड़ गया। और जब क्रम बिगड़ गया तो धीरे धीरे आप देखेंगे ना लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग होने लगा। फिर आप लिखेंगे वर्तमान में जब चुनावों की आवृत्ति अर्थात बार बार होने की और लागत दोनों बढ़ गए हैं, लागत मतलब खर्च, तो इस प्रणाली को पुनः लागू करने पर विचार किया जा रहा है। अब देखिए क्यों मतलब इस प्रणाली को मतलब क्या बोलते हैं पुनः विचार किया जा रहा है, किसको लागू किया जाए? तो कारण है कि बार बार चुनाव, बहुत सारे खर्च और बहुत सारे ऐसी समस्याएं हैं जिसके कारण आज बदलती परिस्थितियों अर्थात परिस्थितियों और समय के अनुसार अब इस मांग को मतलब क्या बोलते हैं इस तरीके के प्रक्रिया को अपनाने के लिए मांग बढ़ रही है। इसीलिए आप देखेंगे सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो इसे व्यवहारिक रूप देने की संभावनाओं का अध्ययन कर रही है। अब देखिए इसके लिए कौन सा कमेटी बनाया गया था? देखिए सरकार ने इसके लिए रामनाथ कोविंद समिति बनाई थी और इस समिति ने क्या सुझाव दिया था? तो चलिए 2-3 पॉइंट देख लेते हैं। इस समिति ने यह सुझाव दिया था कि लोकसभा और राज्यों का चुनाव एक साथ हो और इसके लिए संविधान और कानून में क्या करना पड़ेगा? संशोधन किया जाए। तो उस कमेटी ने भी यह सुझाव दिया कि इसके लिए संविधान और कानून में संशोधन किया जाए। और एक और सुझाव उन्होंने दिया कि राजनीतिक दलों से संवाद करके आम सहमति बनाया जाए। मतलब मुख्य सुझाव यही था। वैसे तो सुझाव बहुत है, लेकिन हमने आपको यहाँ पे मुख्य 2-3 सुझाव बताया। जब इतना बता देंगे तो आपका यह बेस्ट भूमिका हो गया। अब हम लोग इसके लाभों को देखेंगे और नेक्स्ट जो जो परिप्रेक्ष्य होगा उसको देखते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले इससे लाभ क्या होगा उसे देखते हैं। बट लिखने में आप कैसे लिखेंगे? तो देखिए इस पृष्ठभूमि में यदि एक राष्ट्र एक चुनाव को व्यवहारिक रूप से लागू किया जाए तो इससे भारत को कई महत्वपूर्ण लाभ मिल सकते हैं। अब क्या लाभ मिल सकता है उसे चलिए पॉइंट वाइज हम लोग देखते हैं। चुनावी खर्च में भारी कमी होगी क्योंकि एक बार में चुनाव कराए जाएंगे। अब देखिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर देश में हर जगह अलग अलग टाइम पे चुनाव होगा तो खर्च तो बढ़ेगा ही, लेकिन जब एक साथ सभी का चुनाव हो जाएगा तो खर्च में तो कमी होगी ही। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से इस पैसे का उपयोग दूसरे जगह किया जा सकता है अर्थात विकास के लिए किया जा सकता है। तो यह इसका एक बहुत ही बड़ा फायदा है। नेक्स्ट फायदा, प्रशासनिक मशीनरी और सुरक्षा बलों की दक्षता बढ़ेगी। अब कैसे बढ़ेगी? तो देखिए बार बार चुनाव कराने में पुलिस प्रशासन और चुनाव आयोग को क्या होता है भारी बोझ झेलना पड़ता है। एक साथ चुनाव से क्या होगा? इनकी शक्ति और संसाधनों के एक प्रकार से बेहतर उपयोग होगा। आप खुद देखिए आपको बार बार किसी काम को करने के लिए बोला जाएगा तो आप ना क्या होंगे? आप इरिटेट हो जाएंगे और आपको ना थोड़ा सा उतना मन भी नहीं लगेगा और आप थक जाएंगे। लेकिन यदि एक बार किसी काम को करने के लिए बोला जाए तो आप उत्साह के साथ करेंगे। वही काम प्रशासनिक मशीनरी और सुरक्षा बलों के साथ भी होती है। नेक्स्ट, बार बार आचार संहिता लागू होने से बचा जा सकेगा जिससे विकास के कार्य निर्बाध रूप से चलते रहेंगे। अब देखिए बार बार चुनाव होता है तो क्या होता है? आचार संहिता लागू होगा और आचार संहिता जब लागू हो जाता है तो क्या होता है? सरकार कोई नई योजना शुरू नहीं कर सकती। तो इससे क्या होता है? इससे विकास का जो काम होता है वह रुक जाता है और कहीं ना कहीं जो नीतियाँ होती है उसकी क्रियान्वयन की गति काफ़ी धीमी हो जाती है अर्थात जो बैलगाड़ी होता है ना उस तरीके को हो जाती है। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम देखेंगे नीति निर्धारण मतलब नीति निर्माण में निरंतरता और स्थिरता बनी रहेगी। यह भी इसका एक लाभ है। तो कैसे? तो चलिए देखते हैं। अगर बार बार चुनाव नहीं होगा मतलब बार बार चुनाव होगा और बार बार चुनाव नहीं होगा तब क्या होगा? अगर एक साथ चुनाव होगा तो क्या होगा? तो सरकारें लंबे समय तक चलेगी, लंबे समय तक कोई योजना पे काम कर पाएगी। इससे क्या होगा? इससे नीति निर्माण में स्थिरता आएगी और स्थिरता आएगी तो निरंतरता बनी रहेगी। यह इसके फायदे होंगे। अब देखिए हमने एक देश एक चुनाव अर्थात एक इसको तो देख लिया मतलब इसका लाभ क्या होगा? वन नेशन वन इलेक्शन, इसका लाभ क्या होगा? लेकिन अब इसके सामने चुनौतियां क्या पैदा होगी अब उसे देखेंगे प्रश्न के डिमांड के अनुसार। तो लिखेंगे हालांकि इस प्रणाली के कई लाभ हैं लेकिन इसे लागू करने में कुछ गंभीर चुनौतियां भी सामने आती है। अब कौन कौन सा चुनौती है तो चलिए देखते हैं। अब देखिए पहला चुनौती क्या होगा? तो पहला चुनौती मतलब पहला क्या मतलब आप पहला हम लोग पॉइंट की चुनौती बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहला यही चुनौती है, बहुत सारी चुनौतियां हैं। अब देखिए पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे?
इसके लिए संविधान, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और चुनाव नियमों में संशोधन करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि अभी का जो कानून है वो अलग अलग समय पर चुनाव कराने की व्यवस्था करता है, लेकिन एक साथ चुनाव कराने के लिए क्या करना होगा? इन जो कानून जो बना हुआ है इसमें बदलाव लाना होगा। नेक्स्ट, यह एक प्रकार से बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर किसी राज्य की सरकार समय से पहले गिरती है तो नई व्यवस्था कैसे संभाली जाएगी? यह भी एक यक्ष प्रश्न खड़ा करता है। किसके सामने? वन नेशन वन इलेक्शन के सामने। अब कैसे? तो चलिए देखते हैं। यदि मान लीजिए कि कहीं की सरकार गिर जाएगी तो फिर क्या किया जाएगा? क्या वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाएंगे या जो नेक्स्ट लोकसभा चुनाव का आप इंतजार करेंगे? दोनों परिस्थितियां एक प्रकार से ना लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए ना एक प्रकार से संकटमय स्थिति पैदा करेगी, अर्थात दुविधा की स्थिति होगी। नेक्स्ट पॉइंट, सभी राज्यों और राजनीतिक दलों की सहमति आवश्यक है, जो वर्तमान में एक बड़ी चुनौती। आप देखेंगे ना, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, मतलब एक प्रकार से ना मत का सहमति नहीं है, मतों की भिन्नता है, तो कैसे सहमति बनाएंगे? और एक और चीज आप समझ लीजिए, बिना राज्यों और बिना दलों की सहमति के इस योजना को लागू करना संवैधानिक रूप से और नहीं राजनीतिक रूप से मतलब इसे सही नहीं माना जाएगा। अर्थात दूसरे शब्दों में यह संवैधानिक और राजनीतिक रूप से कठिन होगा और यह व्यवहारिक रूप से भी सही नहीं होगा। और इसके लिए राय बनाना, मतलब कहने का मतलब राय बनाना एक बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट, तकनीकी और संसाधनों की उपलब्धता भी एक गंभीर मुद्दा है। अब कैसे? अब देखिए, आप कहेंगे तकनीकी संसाधनों का मतलब, अब देखिए इसके लिए बड़े पैमाने पर ईवीएम चाहिए, बड़े पैमाने पर कर्मचारी चाहिए, बड़े पैमाने पर सुरक्षा बल चाहिए। अब एक साथ चुनाव होगा तो उतनी ही मात्रा में चाहिए ना सब चीज़। अब सभी राज्यों में होगा, देश में होगा, तो अलग अलग प्रकार से जब चुनाव होगा तो उसके लिए उतनी ही संख्या में कर्मचारी चाहिए, उतनी ही संख्या में ईवीएम चाहिए, सब चीज़। लेकिन एक साथ चुनाव कराने के लिए क्या होगा? बड़ी संख्या में ईवीएम, कर्मचारियों और सुरक्षा बलों की कहीं कमी न हो जाए, कहीं व्यवस्था गड़बड़ा नहीं जाए, तो यह भी एक प्रकार से बहुत बड़ी चुनौती है। अब देखिए, इतनी सारी चुनौतियों को देखने के बाद, मतलब इम्पोर्टेंट चुनौतियों के बाद, हम लोग यह भी देखेंगे कि यदि वन नेशन वन इलेक्शन प्रणाली अपनाई जाए तो यह हमारी संघीय संरचना और लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करेगी। अब इस बिंदु से हम लोग इसको देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस बिंदु से। अब देखिए, इन व्यवहारिक बाधाओं के अलावा यह अवधारणा भारत की संघीय संरचना और लोकतंत्र पर भी गहरा प्रभाव डाल सकती है। अब कैसे डालेगी? तो चलिए पहले पॉइंट से देखते हैं। भारत एक संघीय राष्ट्र है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के स्वतंत्र अधिकार हैं। अब देखिए कैसे, भारत में केंद्र और राज्यों को अलग अलग अधिकार मिला हुआ है, लेकिन यदि एक साथ चुनाव होगा तो क्या होगा? राज्यों की स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति कमजोर होगी कि नहीं होगी? तो जब स्वतंत्र मतलब निर्णय लेने की उसकी मतलब क्या बोलते हैं, उसकी स्वायत्तता कम होगी, तो कहीं ना कहीं राज्यों की स्वतंत्रता प्रभावित होगी। नेक्स्ट पॉइंट, यदि चुनाव एक साथ होते हैं तो राज्य सरकारों की स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है। अब कैसे प्रभावित होगी? क्योंकि देखिए, राज्य सरकार अपने हिसाब से अगर चुनाव कराने का कोई भी जो उसके पास राइट, मतलब जो होता है ना कि मंत्रिमंडल मतलब इस्तीफा दे के चुनाव करा दे वगैरह वगैरह, इस तरीके की स्वायत्तता उसके पास नहीं होगी, मतलब स्वायत्तता ना काफ़ी कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को ना थोड़ा बहुत अपनी जो ऑटोनॉमी है, मतलब उसकी जो स्वायत्तता है, उसके साथ उसको ना एक प्रकार से समझौता करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इससे लोकतंत्र के विधिक स्वरूपों और स्थानीय मुद्दों को उचित स्थान नहीं मिल पाएगा। कैसे नहीं मिल पाएगा? तो चलिए यह देखते हैं। मान लीजिए कि एक साथ चुनाव होगा सभी का, सभी राज्यों और मतलब देश का, मतलब केंद्र स्तर पे, तो इसमें क्या होगा? एक साथ चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे जो होते हैं ना वो हावी हो जाएंगे, और इससे क्या होगा? लोगों का जो ध्यान राज्य स्तर पे मुद्दा या स्थानीय जो मुद्दा होता है उससे ध्यान हट जाएगा, और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मुद्दे सबके दिमाग में हावी रहेंगे। और जब स्थानीय समस्याओं से मुद्दा हट जाएगा तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय नेतृत्व है, स्थानीय समस्याएं हैं, उस दृष्टिकोण से यह नुकसानदेह साबित होगा। नेक्स्ट, कुछ विशेषज्ञ इसे केंद्र में सत्ता के केंद्रीकरण की ओर बढ़ता कदम मानते हैं। क्यों मानते हैं? तो चलिए देखते हैं। अगर एक साथ चुनाव होगा तो अक्सर आप देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर जो सबसे लोकप्रिय पार्टी है उसको ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। मतलब कोई व्यक्ति अगर मन बना के जा रहा है कि हम केंद्र में इस सत्ता को वोट देंगे, तो राज्य में भी जब वोट वो देखेगा तो ऑटोमेटिक मतलब उनका मन का विश्लेषण करके आप यहाँ अंदाजा कर सकते हैं कि जब वो केंद्र में उस पार्टी को देगा तो राज्य में भी न चाहते हुए उसी पार्टी को दे देगा। अधिकांश अर्थात 70-80% ऐसा देखने को मिलेगा। तो इससे कहीं ना कहीं जो केंद्रीय लोकप्रिय पार्टी है उससे फायदा मिलेगा, और जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको नुकसान होगी, और जो उनको नुकसान होगी तो हमारा जो संघीय संतुलन है वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगा। मतलब यह हमारे संघीय संरचना और लोकतांत्रिक
प्रक्रिया को इस तरीके से यह प्रभावित करेगी। अब इस तरीके से प्रभावित करेगी तो आखिर इसका मतलब उपाय क्या किया जाए, अर्थात व्यवहारिक समाधान क्या हो सकता है, चलिए इस दृष्टिकोण से देखते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, इन सभी चिंताओं के बावजूद कुछ उपायों और चरणबद्ध प्रयास से इस प्रणाली को व्यवहारिक रूप दिया जा सकता है। अब कैसे दिया जा सकता है, तो चलिए देखते हैं। शुरुआत में 2 चरणों में चुनाव कराना एक व्यवहारिक विकल्प हो सकता है। अब देखिए कैसे, देखिए शुरू में देखिए कोई भी चीज़ ना एक बार में लागू मत करिए, उसे धीरे धीरे लागू कीजिए, मतलब व्यक्ति को ना अभ्यस्त होने दीजिए। और जब एक बार व्यक्ति अभ्यस्त हो जाएगा ना, तो फिर उसको ना वो चीज़ें उसको समस्या नहीं पहुंचाती, अर्थात दिक्कत नहीं करता है। तो कहने का तात्पर्य ऐसे समझिए, पहले कुछ राज्यों और लोकसभा चुनाव को एक साथ कराया जाए, फिर धीरे धीरे सभी राज्यों को मतलब जोड़ दिया जाए, और एक प्रकार से यह ना एक व्यवहारिक और आसान शुरुआत होगी इसके लिए। नेक्स्ट सुझाव क्या देंगे, अर्थात क्या होगा इसका व्यवहारिक समाधान। राज्यों को प्रेरित किया जा सकता है कि वे धीरे धीरे अपने चुनाव चक्र समन्वित करें। अब देखिए राज्यों को इस बात के लिए ना समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है कि इससे क्या होगा, अगर एक साथ होगा तो पैसा बचेगा, प्रशासन पे दबाव कम होगा, और जब पैसा बचेगा प्रशासन पे दबाव कम होगा तो इससे क्या होगा, प्रशासन में दक्षता बढ़ेगी, उस पैसे का यूज आप विकास के लिए करेंगे तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से आप ज़्यादा तेजी से विकास करेंगे। और इस बात को ना एक प्रकार से उन्हें समझाने का प्रयास करना चाहिए, और इस बात को धीरे धीरे ही आप कर सकते हैं। और जब एक बार राज्य इस बात को समझ जाएंगे तो धीरे धीरे आप इस प्रक्रिया पर आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट बताएंगे, चुनाव आयोग, विधि आयोग और सुप्रीम कोर्ट की संयुक्त अनुशंसाओं के आधार पर सुधार किए जा सकते हैं। अब देखिए क्यों चुनाव आयोग और विधि आयोग और सुप्रीम कोर्ट को हम लोग मतलब दिए, मतलब व्यवहारिक समाधान में, तो देखिए इन संस्थाओं के पास ना संविधान की गहरी समझ होती है, और गहरी समझ, जिसके पास जिस फील्ड का गहरी समझ हो उससे राय और उसकी बातों को जरूर समझना चाहिए, जरूर देखना चाहिए, उसका सुझाव जरूर जरूर लेना चाहिए, और इनके सुझाव के आधार पर ही कानूनी और तकनीकी बदलाव एक प्रकार से सही तरीके से किए जा सकते हैं, क्योंकि इन मामलों में ये ज़्यादा विशेषज्ञ हैं, चुनाव आयोग, विधि आयोग और सुप्रीम कोर्ट। फिर नेक्स्ट बताएंगे कि जनता, मीडिया और शिक्षाविदों के बीच संवाद से सहमति और जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। अब देखिए जनता, मीडिया, शिक्षाविद और जितने भी नेता हैं इनके बीच ना ओपन चर्चा किया जाए। ओपन चर्चा से क्या होगा, इसके बहुत फायदे होंगे, मतलब लोग इसको समझेंगे, और जब एक बार सामाजिक सहमति बन जाएगी तब आप इसे व्यवहारिक तरीके से लागू कर सकते हैं। जब यह हम लोग देख लिए कि इसका व्यवहारिक समाधान क्या होगा, अब इसका एक बेस्ट निष्कर्ष हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका बेस्ट निष्कर्ष। अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या होगा। निष्कर्षतः एक राष्ट्र एक चुनाव एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी विचार है। अब देखिए कैसे, अब देखिए कैसे है, देखिए जब एक राष्ट्र एक मतलब एक राष्ट्र में एक साथ सब चुनाव होगा तो क्या होगा, इससे शासन प्रक्रिया स्थिर रहेगी, अर्थात शासन स्थिर रहेगा, चुनाव खर्च और समय बचेगा, और कहीं ना कहीं प्रशासन और नीतियाँ जो होगी निरंतर चलती रहेगी, और इससे क्या होगा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया ने काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगी, जो यदि सही योजना, राजनीति, सहमति और संवैधानिक सुधार के साथ लागू किया जाए तो यह भारत में स्थिरता, दक्षता और लोकतांत्रिक मजबूती का आधार बन सकता है। लेकिन इस दिशा में आगे बढ़ने से पहले हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इससे संघवाद, विविधता और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर कोई आँच नहीं आए। अर्थात आपको यह सुनिश्चित करना होगा, मतलब हम भारतीयों को, कि हमारा संघीय ढांचा कमजोर न हो, राज्यों की विविधता और स्वतंत्रता बनी रहे, और जो लोकतंत्र का मूल भाव है, अर्थात जो आत्मा है, जो उसका मूल सिद्धांत हो, उसकी रक्षा होनी चाहिए। दोस्तों हमने इसका लॉन्ग आंसर देख लिया, अब हम लोग इसका 5 लाइन का आंसर फ्रेमिंग देखते हैं, जो आपको कम टाइम में, अर्थात 1 मिनट में आप इसे रिवाइज कर सकते हैं। मतलब इसका जो कंटेंट हम लोग देखेंगे, मतलब 5 लाइन में जो मुख्य बिंदुओं को हम लोग देखने का काम करेंगे, और यह आपकी एग्जाम में ना बहुत फायदा करेगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहले एक शॉर्ट, मतलब होता है ना कि जब एक लाइन में देखेंगे, सबसे पहले भूमिका, फिर लाभ, फिर चुनौतियां, फिर प्रभाव, फिर समाधान, फिर निष्कर्ष। अब इस तरीके से यदि आंसर लिखेंगे जैसे मैंने बताया है, तो 38 में आपको क्या कितना मिलेगा, आपको मिलेगा लगभग 30 नंबर तक मिल सकता है। अब देखिए शॉर्ट में इसको कैसे लिखेंगे, तो चलिए देखते हैं क्या बताएंगे आप। सबसे पहले आप भूमिका और पृष्ठभूमि बता देंगे, आप देख लीजिएगा क्योंकि हमने बता दिया है, इसमें ज़्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे। और फिर इसके संभावित लाभ को बता दीजिएगा, आप इसे देख लीजिएगा। और फिर आप इसकी प्रमुख चुनौतियों को देख लीजिएगा, और फिर संघवाद और लोकतंत्र पर प्रभाव को देख लीजिएगा, और फिर समाधान और निष्कर्ष को बता दीजिएगा। अर्थात जो आपका एक 5 लाइन में मैंने बता दिया लगभग, ये देख लीजिए, एक मतलब आप जब गिनेंगे तो 1
मतलब क्या बोलते हैं 1 2 3 4 5, मतलब 5 पॉइंट में आपने इसका एक तरह से शॉर्ट रिवीजन कर लिया। कितना टाइम लगेगा आपको? लगभग इसके लिए आपको टाइम लगेगा 1 मिनट। और जब 1 मिनट में आप इस चीज़ को आप समझ लेंगे ऐसे, तो आपके लिए लिखना काफ़ी आसान हो जाएगा। और यदि शॉर्ट क्वेश्चन भी आएगा इसके आधार पे तो आप आंसर कर लेंगे। तो दोस्तों हमारे वीडियो को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, जिससे हमें समझने में सहूलियत हो कि आखिर आपको वीडियो लगता कैसा है। और लाइक करना ज़रूर भूलें, लाइक और कमेंट करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं जाता है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।